अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन में मैंने बताया पीडीएच सारा कॉम्प्लेक्स बताया और वो कैसे कन्वर्ट होता है पायरुवेट एसिड अल्कोहल में। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पीडीएच पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। इसकी दो तरह की होती है हमारे पास रेगुलेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन या कोवेलेंट रेगुलेशन। एलोस्टेरिक इसकी एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, मैंने बताया था ना, इसके एंड प्रोडक्ट्स आते हैं और वो इसको इनहिबिट कर देते हैं। ये इसकी होती है हमारे पास एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है जो वो कैसे होती है। अब इसकी जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन मैंने बताया ना, दो तरह की रेगुलेशन होती है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है और कौन सी होती है, कोवेलेंट रेगुलेशन। एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन एलोस्टेरिक रेगुलेशन को ही कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसकी फैट स्टेट में क्या होती है। फैट स्टेट में ये वही है, इसका ग्लाइकोलाइसिस के साथ ही है। फैट स्टेट में इसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है पीडीएस की और फास्टिंग और डायबिटिक में कम हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन की। ठीक है, एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन की। एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन में हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। इसके एक्टिवेटर्स की बात कर लेते हैं। एक्टिवेट जो इसके सबस्ट्रेट्स हैं ना, वो इसको एक्टिवेट कर देंगे और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो इनको इनहिबिट कर देंगे। कि ये जनरल सी बात है। एक्टिवेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो पायरुवेट है ना, पायरुवेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में। तो पहला इसका एक्टिवेटर है पायरुवेट, दूसरा इसका एक्टिवेटर है ये कोए। ठीक है, तीसरा एक्टिवेटर है इसका NAD+। ठीक है, तीनों सबस्ट्रेट इसके एक्टिवेटर हैं, तीन हो गए। इसके अलावा इस तीनों के अलावा दो और होते हैं, ADP और इंसुलिन। ठीक है, मतलब बॉडी में ADP का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब है एनर्जी कम है। तो हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये TC में जाना होगा, तो TC में जाने के लिए हमें ये पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और इन सब के अलावा पांचवा जो हमारा एक्टिवेटर होता है वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन इंसुलिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसुलिन ज़्यादा होगी तो वो ग्लूकोज को ज़्यादा उसमें भेजेगी, ज़्यादा भेजेगी सेल में, तो ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगी। ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगी तो ज़्यादा पायरुवेट बनेगा, ज़्यादा पायरुवेट बनेगा तो ज़्यादा ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इसके 5 एक्टिवेटर्स हो गए। कौन कौन से? 3 तो ये सबस्ट्रेट्स हैं ना, पायरुवेट, NAD+ और कोए। 2 और हैं, वो क्या है, ADP और इंसुलिन। ये तो इसके एक्टिवेटर्स हो गए। इसके इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं। इसके इनहिबिटर्स में 3 तो इसके अपने प्रोडक्ट्स हो गए ना, 2 सच, एसिटाइल कोए और NADH+। ठीक है, NADH एसिटाइल कोए इसको इनहिबिट कर देंगे। इसके अलावा अब बॉडी में अब ADP बॉडी में ज़्यादा थी तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, लेकिन अगर बॉडी में ATP बहुत ज़्यादा हो जाए, एनर्जी है, फिर हमें एनर्जी की क्या ज़रूरत है, तो ATP का लेवल जो है ना वो इस पीडीएस को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, 3 मैंने बताया आपको, एसिटाइल कोए, NADH और इसके अलावा ATP। अब ये जो ATP है ना, इसके अलावा 2 और बातें हैं। अगर बॉडी में फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज़ का लेवल ज़्यादा है ना, तो भी इस पीडीएच को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अगर बॉडी में फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज़ का लेवल ज़्यादा है ना, तो वो भी इस NADH को इनहिबिट कर देता है। वो कैसे करता है कि बॉडी में अगर फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं तो फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन भी तो ज़्यादा होगी, तो वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तो याद करें यहाँ पे उसमें हमें बनते हैं FADH और NADH। तो जब FADH ज़्यादा फैटी एसिड्स होंगे, ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी तो ज़्यादा NADH और FADH बनेंगे, ज़्यादा NADH और FADH बनेंगे तो ज़्यादा ATP बनेंगे। ठीक है, तो बात वही आगे कि ATP ज़्यादा हो गई। तो कंफ्यूज नहीं होना, एसिटाइल कोए, NADH, ATP और इसके अलावा अब ATP कब ज़्यादा हो सकते हैं, 2 कंडीशंस में। हम ATP का कैसे पता लगा सकते हैं कि ATP ज़्यादा है? 2 वजह से, हमारे पास हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स का लेवल ज़्यादा है या कीटोन बॉडीज़ का लेवल ज़्यादा। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ में तो तभी होंगे ना फैटी एसिड्स, ये टूटते हैं तो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं।